नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिसे दुनिया का शायद ही कोई इंसान हो जो ना जानता हो। माइकल जैक्सन डांस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। आज भी लोग माइकल जैक्सन के डांस की कॉपी करते हैं। आप बॉलीवुड में ही देख लीजिए, चाहे ऋतिक रोशन, जावेद जाफरी हो या प्रभुदेवा हो, इन सभी ने कभी ना कभी माइकल जैक्सन के डांस की कॉपी जरूर की है। दुनिया के जिस भी देश में संगीत है, जिस भी देश में डांस है, वहां शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो माइकल जैक्सन को पसंद ना करता हो। एक तरह से देखा जाए तो माइकल जैक्सन डांस की दुनिया में भूचाल लाने वाले इंसान थे। उन्होंने तहलका मचा दिया था। उनके डांस के जो स्टेप थे वह उससे दुनिया में पहले कभी नहीं देखे गए। जैसे कि मून वॉक, जब वो पहली बार दुनिया के सामने मून वॉक लेकर आए तो पूरी दुनिया में जैसे हंगामा सा मच गया। कहते हैं कि माइकल जैक्सन से बड़ा सेलिब्रिटी आज तक पैदा नहीं हुआ। लगभग 30-40 साल तक उन्होंने पूरी दुनिया के दिलों पर राज किया। वो जहां पर परफॉर्म करते थे वहां पर लोगों की भारी भीड़ लग जाया करती थी। लोग पागल हो जाया करते थे उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको एक बार छूने के लिए। कई बार बहुत सारे लोग भावुक होकर रो पड़ते थे। इस हद तक जुनून था माइकल जैक्सन का। दुनिया की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां मुलाकात करने के लिए बेताब रहा करते थे। वो दुनिया का इतना बड़ा सितारा था कि उसको किंग ऑफ पॉप कहा गया। बेइंतहा दौलत, शोहरत और कामयाबी होने के बावजूद भी माइकल जैक्सन के दिल में कहीं ना कहीं गम था, अकेलापन था। मैं कोशिश करूंगा कि सिलसिलेवार मैं आपको माइकल जैक्सन की इस किंग ऑफ पॉप की जिंदगी और अकेलेपन और मौत की कहानी सुनाऊं और उनकी मौत के बाद भी जो कुछ हुआ वो मैं बयान कर सकूं। साथ ही आपको मैं एक बात और बता दूं कि आज माइकल जैक्सन को इस दुनिया से विदा हुए 15 साल हो चुके हैं और बहुत कम लोग ही होते हैं जिनकी मौत के बाद भी उनके घर पैसा आता रहता है। उनमें से एक माइकल जैक्सन भी है। कहते हैं कि आज भी उनके परिवार वालों को लगभग करीब 140 लाख डॉलर सालाना मिलता है उनके म्यूजिक एल्बम और उनके वीडियोस वगैरह से। माइकल जैक्सन की जिंदगी की कहानी तब शुरू होती है जब वो सिर्फ 5 साल के थे। 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना में माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। माइकल जैक्सन के पिता का नाम जोसेफ वॉल्टर जैक्सन था, जिनको जो जैक्सन भी कहा जाता था। वो भी बचपन से ही म्यूजिक के शौकीन थे और छोटे मोटे परफॉर्मेंसेस किया करते थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। 2 कमरों का एक मकान था, 7 भाई और माँ बाप, कुल मिलाकर 9 आदमी रहा करते थे। उनके पास चारपाई नहीं थी तो जमीन पर एक दूसरे के साथ चिपक कर सोने की आदत थी। जोसेफ ने अपने बच्चों को छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस में डालना शुरू किया और कहते हैं कि यहीं से माइकल जैक्सन के जीवन में डांस के लिए एक जुनून पैदा हो गया। माइकल जैक्सन बचपन से ही अपने भाइयों में बेहद होनहार थे। वो सबसे ज्यादा होनहार थे। उनका डांस भी अच्छा था और उनकी आवाज भी अच्छी थी। उनके गानों में लय भी अच्छी थी और वो नए नए स्टेप्स बड़ी जल्दी सीख जाया करते थे। जोसेफ को भी यकीन हो गया था कि उनके सारे बच्चों में जो सबसे ज्यादा होनहार है वो माइकल जैक्सन ही है। उन्होंने अपना खुद का एक बैंड बना लिया और उस बैंड में परफॉर्मेंसेस करते समय जो सबसे आगे रहा करता था वो उनका छोटा बेटा माइकल जैक्सन था। धीरे धीरे बैंड काफी मशहूर होने लगा, पॉपुलर होने लगा, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। माइकल जैक्सन के फादर जोसेफ के ऊपर ये आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों का बचपन छीन लिया। माइकल जैक्सन का बचपन छीन लिया क्योंकि जब इनका बैंड पॉपुलर हो गया तो कई बड़े बड़े ब्रांड ने इनको प्रमोशन के लिए हायर किया। तो उसमें डायलॉग्स याद करने पड़ते थे, शूटिंग के लिए जाना पड़ता था, रिहर्सल करनी पड़ती थी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी और इन्हीं चीजों में माइकल जैक्सन का बचपन कहीं ना कहीं खोकर रह गया। कभी कभी माइकल जैक्सन स्टूडियो के सामने पार्क में देखा करते थे कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मगर ये सारी चीजें माइकल जैक्सन की जिंदगी से बहुत दूर थी क्योंकि माइकल जैक्सन के पिता ने उनके बचपन को छीन लिया था और सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उनको एक प्रोफेशनल बना दिया था। ऊपर से वो स्ट्रिक्ट भी बहुत ज्यादा थे। अगर माइकल जैक्सन या उनका कोई भी भाई किसी काम के लिए मना करता था या सिखाने पर अच्छे से नहीं कर पाता था तो उनको बुरी तरह पीटते थे।
कई बार अपने इंटरव्यूज में माइकल जैक्सन ने इस बात का खुलासा भी किया है। साथ ही साथ एक चीज और थी, उनके पिता उनकी नाक को लेकर हमेशा चिढ़ाया करते थे। वो माइकल जैक्सन से कहा करते थे, तुम्हारी नाक अच्छी नहीं है, तुम्हारा चेहरा भी अच्छा नहीं है, तुम तो बदसूरत शक्ल वाले इंसान हो। इन सब चीजों के चलते, इसी कारण से माइकल जैक्सन के दिमाग में बचपन से इन बातों का बहुत बुरा असर पड़ा। अपने पिता द्वारा बार बार ऐसा कहे जाने पर माइकल जैक्सन को भी लगने लगा था कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं बदसूरत हूं। जब मैं अपने पिता को ही ऐसा लगता हूं तो पूरी दुनिया को भी मैं ऐसा ही लगता हूंगा। ये सारी चीजें चलती रही। माइकल जैक्सन इन सब के बावजूद अपने परफॉर्मेंसेस देते रहे और लोगों के दिलों पर छाते चले गए। जब पॉपुलैरिटी मिली तो जैक्सन अपने परिवार को लेकर लॉस एंजलिस आ गए। लॉस एंजलिस में बड़े बड़े शो मिलने लगे। माइकल जैक्सन अपने भाइयों के साथ अभी भी लगातार काम कर रहे थे, मगर कुछ ही साल के बाद माइकल जैक्सन को लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे अपना खुद का कुछ अलग से काम करना चाहिए। माइकल जैक्सन को लगता था कि उनके बचपन को खराब करने में उनके पिता ने बहुत अहम किरदार निभाया है। तो 1975 में पहली बार माइकल जैक्सन अपने पिता को और अपने परिवार को छोड़कर अलग हो गए। माइकल जैक्सन ने संपर्क किया एक म्यूजिक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनका नाम था क्विंसी जॉन। वो पहले से ही माइकल जैक्सन को जानते थे और उनका डांस परफॉर्मेंस के बारे में उनको पता था। तो 1975 में पहली बार माइकल जैक्सन का एक सोलो एल्बम बनाया गया और इस एल्बम ने पॉप डांस की दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके बाद फिर 1979 में एक और एल्बम निकाला और यह सिलसिला 1982 तक जारी रहा। माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी और दुनिया उनको जानने लगी थी, पर दुनिया को असली माइकल जैक्सन का पता तब चला जब 1982 में उनका एक टेलीविजन शो चल रहा था जिसमें वो एक डांस करते हुए नजर आए और इस डांस को देखकर दुनिया हिल गई। उनका ये डांस था मून वॉक। अक्सर आपने देखा होगा मून वॉक को कॉपी करते हुए बॉलीवुड के स्टार्स को, और इस एक शो ने माइकल जैक्सन को पूरी दुनिया के दिलों तक पहुंचा दिया। अब लोग माइकल जैक्सन को जानने लगे थे, उनको पहचानने लगे थे। लेकिन सिर्फ ये एक शुरुआत थी। 1982 में उनका दूसरा म्यूजिक एल्बम आता है जिसका नाम था थ्रिलर, और थ्रिलर के आते ही दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए। थ्रिलर की कॉपी इतनी ज्यादा बिकी कि शायद आज तक वो रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। उस वक्त करीब 66 मिलियन कॉपीज बिकी थी थ्रिलर नाम के एल्बम की। इस म्यूजिक एल्बम के आते ही माइकल जैक्सन की जिंदगी बदल गई। वो डांस की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बन गए, सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन गए और पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने लगे। माइकल जैक्सन का जुनून इस कदर छाया कि माइकल जैक्सन की तस्वीरें बनने लगी, उनके नाम के शर्ट बनने लगे, लोग उनके पुतले बना बनाकर दुनिया में बेचने लगे। इसके बाद माइकल जैक्सन ने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग जगह शो किए और अब माइकल जैक्सन पॉप की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका था और वो किंग ऑफ पॉप का खिताब ले चुका था। ग्रैमी अवार्ड जैसे अवार्ड उनकी झोली में लगातार आकर गिर रहे थे और वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त म्यूजिक एल्बम आया करती थी और उसका जुनून इस कदर लोगों पर हावी था कि बाकायदा माइकल जैक्सन के लिए MTV नाम से एक स्पेशल टीवी चैनल बनाया गया ताकि लोग उनका डांस देखते रहें, लगातार देखते रहें। 1981 के बाद धीरे धीरे समय बीत रहा था और 1985 आ गया। माइकल जैक्सन की इज्जत और शोहरत लगातार बढ़ती ही जा रही थी। 1985 आते आते लोगों को माइकल जैक्सन में अब कुछ बदलाव दिखाई देने लगे। उनकी नाक लोगों को अब थोड़ी तीखी लगने लगी, उनका रंग धीरे धीरे साफ होने लगा था। तब दुनिया भर में इसकी बातें होने लगी और उस वक्त दुनिया में एक शब्द जो सबसे ज्यादा प्रचलन में आया उसका नाम था प्लास्टिक सर्जरी। और लोग बातें करने लगे कि माइकल जैक्सन प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, वो काले से गोरे हो गए हैं और उनका रंग बदलने लगा है वगैरह वगैरह। माइकल जैक्सन अक्सर सोचते थे कि ऐसा फैशन चलाया जाए कि लोग उसको अपनाने को मजबूर हो जाएं, और इसी के चलते उन्होंने डांस के दौरान ग्लव्स पहनना शुरू किया और उनका ये ग्लव्स पहनना उस समय का एक फैशन बन गया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी चीजें हुई कि उसने माइकल जैक्सन के जीवन में बहुत बड़ा धक्का लगाया। साल 1994 में एक 13 साल के बच्चे ने माइकल जैक्सन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। खासकर उस बच्चे के पिता ने ऐसा आरोप लगाया। अमेरिका में दो तरह की कोर्ट होती है, एक होती है सिविल कोर्ट और एक होती है क्रिमिनल कोर्ट। अगर सिविल कोर्ट में कोई केस किया जाता है
तो कोर्ट दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति कराता है और कुछ पैसा वैसा देकर इस केस को खत्म कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर क्रिमिनल कोर्ट में प्रॉपर केस चलता है, बहस होती है और दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। उसके बाद अदालत अपना फैसला देती है और इसमें अपराधी को सजा भी हो सकती है। उस 13 साल के बच्चे के पिता ने यह केस सिविल कोर्ट में दर्ज किया था, लेकिन माइकल जैक्सन चाहते थे कि यह केस क्रिमिनल कोर्ट में चलाया जाए। तो लोग कहते हैं कि माइकल जैक्सन बेकसूर थे, इसीलिए वो चाहते थे कि यह केस क्रिमिनल कोर्ट में चलाया जाए और अदालत उसका फैसला करे, ताकि उनके ऊपर जो ये झूठा आरोप लगाया गया है वो दाग उनके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वह सिविल कोर्ट में ही केस को चलाता रहा। उसने क्रिमिनल कोर्ट में जाने से साफ मना कर दिया। माइकल जैक्सन की बहुत फजीहत हो रही थी, बदनामी हो रही थी और समय भी बहुत खराब हो रहा था, इसलिए फिर करोड़ों डॉलर देकर इस मामले को निपटाना पड़ा। माइकल जैक्सन ने फिर यौन शोषण के इस दाग से उभरने के लिए एक बहुत ही मशहूर म्यूजिक के लीजेंड एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीजा प्रेस्ली से मई 1995 में शादी कर ली। लेकिन ये शादी सिर्फ एक ही साल चली और ठीक एक साल के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स के 4-5 महीने के बाद नवंबर 1996 में माइकल जैक्सन ने अपनी नर्स, जो उनकी देखभाल किया करती थी, जिसका नाम डेबी था, उससे शादी कर ली। फिर उसी से उनको 3 बच्चे पैदा हुए। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद ही 1999 में डेबी से भी इनका तलाक हो गया, लेकिन बच्चे माइकल जैक्सन के पास ही रहे। माइकल जैक्सन का जलवा अभी भी बरकरार था, दौलत शोहरत सब कुछ उनके पास था, मगर फिर अचानक 2003 में उनके ऊपर फिर यौन शोषण का एक आरोप लगा और इस बार मामला क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। माइकल जैक्सन के घर लॉस एंजलिस पुलिस पहुंचती है, मगर वो उस टाइम घर पर नहीं थे। फिर वो आते हैं, सरेंडर करते हैं, बकायदा उनको हथकड़ी लगाई जाती है, मुकदमा चलाया जाता है और ये मुकदमा लगभग 14 हफ्ते तक चलता है। इस दौरान हथकड़ी पहनकर कोर्ट में आना जाना, ये सारी प्रक्रिया पूरी दुनिया टीवी पर देख रही थी। टीवी चैनल पर इसको प्रसारित किया जाता था, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी बदनामी हो रही थी। लेकिन 14 हफ्तों के बाद कोर्ट को माइकल जैक्सन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले और माइकल जैक्सन को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो माइकल जैक्सन के ऊपर जो भी यौन शोषण के आरोप आज तक लगाए गए थे, वो कभी साबित हो ही नहीं पाए। कोर्ट कभी उनको साबित कर ही नहीं पाया। माइकल जैक्सन पर आखिरी आरोप लगते क्यों थे? दरअसल माइकल जैक्सन अपने डांस के अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किया करते थे। इन कार्यों के लिए उनको बहुत बार सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उनको एक बार व्हाइट हाउस में बुलाकर सम्मानित किया था और इस सम्मानित करने की वजह यह थी कि वो ड्रग्स से बीमार बच्चों की बहुत मदद किया करते थे। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनका इलाज कराया करते थे और उनको अपने पास रखा करते थे, अपने घर में। लोगों का कहना है कि माइकल जैक्सन ऐसे बच्चों के साथ सोते भी थे। इस बात को माइकल जैक्सन ने स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से गरीबी देखी और एक साथ वो कमरे में 9 लोग सोया करते थे। इसमें उन्हें कभी भी कुछ भी गलत नहीं लगा और उन्होंने कहा कि इससे उनको और बच्चों को खुशी मिलती है। लेकिन उन्होंने इस बात का हमेशा खंडन किया कि उन्होंने कभी किसी बच्चे के साथ कोई गलत हरकत की, कोई गलत काम किया और इसीलिए कोर्ट कभी भी उनको दोषी साबित नहीं कर पाया। लेकिन इन आरोपों की वजह से माइकल जैक्सन के दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो डिप्रेशन में भी चले गए। कामयाबी के जिस शिखर पे वो थे उसको मेंटेन भी करना था और कहते हैं कि इस दौरान उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ता चला गया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 करोड़ डॉलर का कर्ज माइकल जैक्सन के ऊपर हो गया था। हालांकि उनके पास बेशुमार दौलत थी, वो अपना कर्ज आराम से उतार सकते थे। ये जो 2 बच्चों के आरोप माइकल जैक्सन के ऊपर लगे और ये सारा वाकया हुआ, हथकड़ी वगैरह लगी, इसने माइकल जैक्सन के जीवन को बदल के रख दिया और फिर धीरे धीरे माइकल जैक्सन ने दुनिया से थोड़ा किनारा कर लिया। कर्ज का पैसा भी लौटाना था और जो स्पॉन्सर वगैरह थे उनके लिए कंसर्ट भी करने थे, तो प्रेशर उनके ऊपर काफी ज्यादा हो गया और उन्होंने कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, तो इसकी वजह से उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी। हालात ऐसे हो जाते थे कि उनको पेन किलर्स खाना पड़ता था। इसी बीच 2009 में माइकल जैक्सन एक वर्ल्ड कंसर्ट करना चाहते थे ताकि वो अपने इस कर्ज से बाहर आ सकें और अपनी बिगड़ी हुई इमेज को दोबारा बेहतर कर पाएं। और उन्होंने तय कर लिया कि इस कंसर्ट का जो आखिरी शो होगा वो लंदन में होगा और ये उनका आखिरी लाइव कंसर्ट होगा। इसके बाद वो कभी लाइव कंसर्ट नहीं करेंगे। ये माइकल जैक्सन का फैसला था।
वह लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे, अपनी सेहत को सही रखने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयां भी खा रहे थे, लगातार पेन किलर्स भी ले रहे थे। और फिर दिन आता है 25 जून 2009 का। इसी दिन सुबह लॉस एंजलिस में अपने घर में माइकल जैक्सन को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। माइकल जैक्सन के पास लगभग 7-8 डॉक्टर थे। जो हार्ट के डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर कॉनरॉड मरे। डॉक्टर कॉनरॉड मरे का भी अपना ही एक पुराना इतिहास था। वो भी बहुत सेवा वगैरह के काम किया करते थे और करीब $1.5 लाख पर मंथ की सैलरी पर वो माइकल जैक्सन के यहाँ काम करते थे। जब माइकल जैक्सन की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर कॉनरॉड मरे को बुलाया गया और उन्होंने माइकल जैक्सन को कुछ दवाइयां दी और उनको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना किया। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही पता चला कि माइकल जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जब माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई तो उनकी उम्र लगभग 50 साल थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बताया जाता है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हुई। अब वो माइकल जैक्सन थे, एक बड़ा नाम थे, एक बड़े सेलिब्रिटी थे, तो किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश ना रहे, इसलिए उनके 2-2 पोस्टमार्टम हुए। कमाल की बात यह है कि जब पोस्टमार्टम हुआ और माइकल जैक्सन के पेट की थैली को देखा गया तो उसमें सिर्फ दवाइयां मिली, खाने का एक दाना भी उनके पेट में नहीं था। तो ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। फिर पूछताछ हुई, इंक्वायरी हुई तो पता चला कि माइकल जैक्सन सिर्फ दवाओं पर जिंदा थे और वो ऐसी ऐसी दवाइयां लिया करते थे कि अगर एक आम आदमी उन दवाओं को ले ले तो वो काफी पहले मर जाता। लेकिन वो काफी लंबे समय से इन दवाइयों का सेवन कर रहे थे तो उनको इसकी आदत पड़ गई थी और इसलिए इन दवाओं का असर उन पर बहुत वक्त के बाद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंक्वायरी के बाद जो बातें सामने आई उससे पता लगा कि कुल 8 ऐसी दवाइयां थी जो सारी पेन किलर्स टाइप की दवाई थी जो उनके पेट में पाई गई और उनके पेट में खाने का एक भी अंश मौजूद नहीं था। इन 8 दवाओं में ज्यादातर ऐसी दवाई थी जो नहीं दी जा सकती थी, लेकिन डॉक्टर कॉनरॉड मरे ने माइकल जैक्सन को वो दवाइयां दी। इंक्वायरी में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी सफाई दी कि माइकल जैक्सन कई बार उनसे छुपकर दवाई ले लेते थे, कई बार दवाई का नाम बदलकर उनको बताते थे, कई बार उनसे फोर्सफुली दवाई ले लिया करते थे। लेकिन अदालत ने उनकी बात को नहीं माना और उन पर एक लंबा मुकदमा चला और मुकदमे के बाद डॉक्टर कॉनरॉड मरे को माइकल जैक्सन की मौत का जिम्मेदार माना गया। गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया गया उनको और उनको 4 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि माइकल जैक्सन की फैमिली वाले इसमें कहीं ना कहीं किसी साजिश का अंदेशा जताते रहे, मगर अदालत ने कभी उनकी बात को अहमियत नहीं दी। अब ये तो बात थी माइकल जैक्सन की जिंदगी की और उनकी मौत की, लेकिन एक और बात थी माइकल जैक्सन के अंतिम संस्कार की। माइकल जैक्सन के अंतिम संस्कार का जितना बड़ा लाइव इवेंट टेलीविजन पर दिखाया गया, जिसे पूरी दुनिया भर के लोगों ने देखा, कहते हैं यह इवेंट अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। उनकी लाश को कब्रिस्तान में एक गोल्डन ताबूत में ले जाया गया, लेकिन इसमें भी कहा जाता है कि रहस्य था कुछ, क्योंकि उस ताबूत में उनकी लाश थी या नहीं थी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उस ताबूत के अंदर उनकी लाश को रखते हुए किसी ने नहीं देखा था। एक बात और भी कहते हैं कि माइकल जैक्सन की मौत का राज जानने के लिए उनके दिमाग को डॉक्टर्स ने प्रिजर्व करके रख लिया, ताकि उनके दिमाग से उनकी मौत के बारे में कुछ और क्लू मिल सके। तो कुल मिलाकर आज ये थी माइकल जैक्सन की कहानी, उनकी जिंदगी, उनकी मौत और उनके मौत के बाद की कहानी। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सच्ची घटनाओं और सच्ची कहानियों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।